किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, अगर किसी भी कंट्री को बहुत अच्छी ग्रोथ अटेन करनी है तो उसको वो ग्रोथ तभी मिल पाएगी जब उसकी क्या स्ट्रांग होएगी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन लेवल के लिए, किसी भी कंट्री के एफिशिएंसी लेवल के लिए। अगर किसी भी कंट्री को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली काम करना है, अपने रिसोर्सेज को और मशीनरी को, अपनी हर चीज को ऑपरेट करना है एफिशिएंसी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से, तो उनकी क्या स्ट्रांग होनी चाहिए, ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में हर एक उस पर्सन को शामिल किया जाता है जो स्किल्ड होता है, किसी भी काम को करने के लिए उसके पास कुछ विशेष ज्ञान होता है, ट्रेनिंग होती है, उसको बोला जाता है ह्यूमन कैपिटल के इंक्लूडेड अंदर पर्सन। ठीक है, तो देखते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, नए नए प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, नई नई गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, तो क्या इसको कामयाबी मिल पाती है? कहने का मतलब ये है, अगर एक कंट्री की गवर्नमेंट ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में हेल्प करती है, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या बहुत आसानी से ये काम हो रहा है या कुछ ना कुछ उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? ऑफ कोर्स हर एक अच्छे काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर आती है, ये बात तो हर किसी को माननी चाहिए। अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना चाहते हैं, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लाना है देश के अंदर, एक कंट्री के अंदर अगर ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करना है, तो उसको क्रिएट करने में बहुत सारी हमें क्या सामना करना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स का। बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें मालूम है कि तुम सबको एजुकेशन दे रहे हो, सबको हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, हर तरह की सुविधा लोगों में बांटी जा रही है, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, क्या सबको बराबरी से मिलेगी? नहीं। तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। तो पहली समस्या यही है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन तो ऐसी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी आ जाती है, इस प्रॉब्लम को तो कहीं पे भी फिट कर दो, हर जगह बहुत बढ़िया फिट हो जाती है। ठीक है, तो हेडिंग तो मैंने लिखवाई दिया था, एक बार फिर से नोट कर लो हेडिंग। हेडिंग वही है, प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, मतलब गवर्नमेंट को करना पड़ता है। तो पहली समस्या तो यही है कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो पहला रीजन लिखना, राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग पॉपुलेशन। मतलब ये जो पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, मुझे बताओ, अगर एक फैमिली के अंदर पहले 5 मेंबर थे, मान लो 5 चिल्ड्रन थे, तो उनको एजुकेशन दी जा रही थी, ठीक है, उनको देना आसान था, वो दे पा रहा था, एक फैमिली उन 5 बच्चों को एजुकेशन दे पा रही थी। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर उसमें 7 बच्चे हो गए, मतलब अब कितने चिल्ड्रन हो चुके हैं, 7। अब एजुकेशन देना थोड़ा सा दिक्कत में हो जाएगा, और ये रेशियो बढ़ते बढ़ते 10 हो जाएगी, और फिर एक कंट्री के लेवल पर बहुत हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। ठीक है, तो एजुकेशन जो हो रही है वो धीरे धीरे पॉपुलेशन की वजह से कम पड़ जाएगी। स्कूल तो खूब है, गवर्नमेंट खूब हेल्प कर रही है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, लेकिन पर हेड एजुकेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर हेड का मतलब है एक व्यक्ति के पास मिलने वाला हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भाई अगर तुम कह रहे हो एक स्कूल के अंदर अवेलेबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा 10,000 बच्चों की, और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है 15,000, तो गवर्नमेंट एडजस्ट तो करवा देगी 15,000 बच्चे, लेकिन सबको पर हेड एजुकेशन कम मिलेगी, उतनी अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जितनी 10,000 बच्चों में मिल पा रही है। तो इस वजह से जो एजुकेशन में प्रॉब्लम फेस, तो पॉपुलेशन बढ़ने से इतनी सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है, तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो राइजिंग पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा लिखो, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन reduces। मुझे बताओ, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर व्यक्ति को मिलने वाली फैसिलिटी, हर व्यक्ति को मिलने वाली फैसिलिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फैसिलिटी तो उतनी है, तो वही फैसिलिटी सभी लोगों में बांटनी है, तो पर हेड फैसिलिटी क्या हो जाएगी, कम।
ठीक है, या तो हम ये करें कि नए स्कूल खोलें, नए हॉस्पिटल खोलें और नई नई बिल्डिंगों का निर्माण करें, तो उसमें लगता है टाइम, उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी खजाना नहीं है। अगर वो नए स्कूल या बिल्डिंग खोलती है, हॉस्पिटल्स खोलती है, तो उन सब में भी पैसा और टाइम लगता है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या होगा, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पर हेड फैसिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम, सभी लोगों में से कटौती करके उन नए लोगों को देना पड़ेगा फैसिलिटी जो अब आ रहे हैं। ठीक है, मान लो एक क्लासरूम के अंदर अगर 15 बच्चे बैठते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम 20 बिठा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, तो पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम तो होती ही होती है। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूसेस, रिड्यूस का मतलब है कम हो जाना, मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से जो फैसिलिटी है वो लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या मिलेगी, कम। द इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिड्यूसेस पर हेड फैसिलिटी, रिड्यूसेस पर हेड फैसिलिटीज, पर हेड फैसिलिटीज लिख लो, दैट इज per head facilities, that is capacity, that is capacity to acquire, capacity to acquire knowledge, नॉलेज कर लेने की क्षमता। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। जब हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, मिल तो सबको रही है नॉलेज, लेकिन पर हेड उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम। ठीक है, हम उतना अच्छा समझ नहीं पाएंगे अगर इसी रूम के अंदर 50 के साथ 500 बच्चे बिठा दिए जाएं, घिचपिच हो सकती है। तो बेशक मैं पढ़ाऊंगा लेकिन सभी को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम समझ में आएगा। ठीक है, दैट इज कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज, मतलब कैपेसिटी का क्षमता, नॉलेज लेने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। कैपेसिटी टू एक्वायर नॉलेज एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर रिड्यूस्ड, स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर रिड्यूस्ड, वो भी धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम। मतलब पॉपुलेशन बढ़ने से बहुत सारी अच्छी चीजें क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, तो ये एक अच्छी बात तो नहीं है बिल्कुल भी। स्पेशलाइज्ड स्किल्स आर रिड्यूस्ड, इसी में लिखो द फैसिलिटी शॉर्टेज, क्योंकि शॉर्टेज पड़ जाएगी फिर, द फैसिलिटी शॉर्टेज, द फैसिलिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम occurred, द फैसिलिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम, बोर्ड पे लिखा हुआ है, द फैसिलिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम occurred, मतलब फैसिलिटी की कमी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। द फैसिलिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम occurred, और फैसिलिटी तुम्हें मालूम है कई तरह की होती है, तो इसी में लिख लो, इसी लाइन के अंदर लिखना हेयर, HERE, हेयर फैसिलिटीज मींस, यहां पर फैसिलिटी का क्या मतलब है वो मैं बता रहा हूं। हेयर फैसिलिटी यही तो है, हाउसिंग, हॉस्पिटल, एजुकेशन, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये हर चीज जो हमें एक कंट्री के अंदर मिलती है जीवन जीने के लिए, यही तो कहलाती है फैसिलिटी। लेकिन अगर पॉपुलेशन अंधाधुंध बढ़ती रहेगी तो गवर्नमेंट कैसे सप्लाई करेगी इतना कुछ। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होगी होगी। ठीक है, द फैसिलिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम अकर्ड, द फैसिलिटी शॉर्टेज प्रॉब्लम अकर्ड, हेयर फैसिलिटी मींस, हेयर फैसिलिटीज मींस हाउसिंग, हाउसिंग मतलब रहने के लिए घर, फैसिलिटीज मींस हाउसिंग, कॉमा एजुकेशन, हाउसिंग कॉमा एजुकेशन कॉमा सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई वगैरह, सैनिटेशन कॉमा वाटर सिस्टम, वाटर सिस्टम पीने के लिए साफ पानी भी चाहिए, सिर्फ रहने के लिए घर ही नहीं, पीने के लिए पानी भी चाहिए, वाटर सिस्टम कॉमा हॉस्पिटल्स, और बीमार पड़ जाए तो बीमारी को ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल भी होना चाहिए, हॉस्पिटल्स
कॉमा पावर सप्लाई, पावर सप्लाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, सब नहीं लिखते रहेंगे, इतना ही काफी है। हॉस्पिटल्स, पावर सप्लाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखो जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट तो कर रही है गवर्नमेंट, ह्यूमन कैपिटल में काफी योगदान दे रही है, नए नए तरह की हॉस्पिटल खुलवा रही है, एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है, जॉब ट्रेनिंग दे रही है लोगों को। लेकिन फिर भी मान लो एक कंट्री के अंदर बंदा एजुकेटेड हुआ, उसी कंट्री के अंदर उसको ट्रेनिंग मिली और उसी कंट्री के अंदर उसका सब कुछ हुआ, लेकिन अक्सर क्या होता है एक कंट्री के अंदर रहने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हमें विदेश जाकर कुछ काम करना चाहिए तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा और हमारी पहुंच बढ़ेगी, हमारी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट के अंदर। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है एक कंट्री में उसकी ह्यूमन कैपिटल क्रिएट हुई थी, ह्यूमन कैपिटल तो उसने अपनी यहाँ पर क्रिएट करी और जॉब वगैरह करने के लिए, प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए वो चले जाते हैं अब्रॉड। तो ये डर अक्सर बना रहता है कंट्री की गवर्नमेंट को, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट को यही डर रहता है कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल कहीं दूसरी कंट्री में ना शिफ्ट हो जाए, यहाँ के स्किल्ड पर्सन यहीं के लिए काम करे। भाई जिस देश में तुमने खुद क्रिएट करी है अपनी स्किल पावर, तो तुम्हें वहीं के प्रोडक्शन में हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने सक्सेस के लिए, कंट्री के लिए नहीं सोचते, खुद की सक्सेस के लिए वो दूसरे देशों में जाकर काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद इसका यही कारण होगा कि वहां पे उन्हें सैलरी ज्यादा मिलती है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा स्टेटस हाई हो जाएगा कि हम अब्रॉड जाकर काम कर रहे हैं। तो दूसरी समस्या और उत्पन्न हो जाती है, ह्यूमन कैपिटल तो फॉर्म जरूर हुई, ह्यूमन कैपिटल तो क्रिएट जरूर हुई, लेकिन उसका फायदा हमें तो मिला नहीं, दूसरी कंट्री ने उठा लिया इसका फायदा, क्योंकि हमारा जो जितने भी ट्रेन पीपल थे, जितने भी स्किल्ड पर्सन थे, वो सब शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको दूसरी समस्या बोला गया यहाँ पे ब्रेन ड्रेन। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, कई बार एक नंबर में भी आ गई है ये वाली डेफिनेशन। ब्रेन ड्रेन, ड्रेन का मतलब होता है, मैं वैसे बता देता हूँ शुद्ध हिंदी में, ड्रेन का मतलब होता है नॉर्मली नाली। कहने का मतलब ब्रेन तो था, यहाँ की नॉलेज थी, इसी देश के अंदर उस बंदे ने नॉलेज प्राप्त करी, इसी देश के अंदर उसने अपनी स्किल पावर डेवलप करी, लेकिन सारी स्किल पावर बह गई और बहकर वो कहां पे चली गई, अब्रॉड, दूसरे देश में चली गई। तो तुम समझ सकते हो इसका नाम ब्रेन ड्रेन क्यों रखा गया है। ब्रेन का मतलब जितनी भी उसकी ब्रेन पावर थी, जितनी भी उसकी स्किल पावर थी, वो सारी किस में चली गई, ड्रेन, बह गई। और बहकर इसका फायदा कौन से देश ने उठा लिया, दूसरे देशों ने। अपनी कंट्री को तो इसका फायदा ही नहीं हुआ, तो क्या अपने कंट्री के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्म हो पाई कुछ, अगर हुई भी तो उसका फायदा ही नहीं मिला। जब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से एक कंट्री में एफिशिएंसी ना मिले, जब तक उस कंट्री के अंदर एफिशिएंसी ही ना मिले, तो ऐसी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या फायदा। तो अक्सर गवर्नमेंट को डर बना रहता है कि कहीं ब्रेन ड्रेन ना हो जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इसकी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि हमें अब्रॉड जाके काम करना चाहिए, बाहर जाकर काम करना चाहिए, बाहर जाकर कुछ कर दिखाना चाहिए। तो ये बड़ी समस्या है। तो ब्रेन ड्रेन में लिखो, कहने का मतलब ये, कुछ लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। माइग्रेट का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में चले जाना, माइग्रेशन। तो इसी के अंदर लिखो ब्रेन ड्रेन में, अब लिखो ब्रेन ड्रेन में माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड, मतलब मेरे जैसे एजुकेटेड बंदे थे, मेरे जैसे ट्रेंड पर्सन थे, ठीक है, और कहां पे चले गए, किसी दूसरी कंट्री में जाकर पढ़ाने लगे, दूसरी कंट्री में जाकर काम करने लगे। तो उसका फायदा अपने देश को थोड़ी ना हुआ। तो लिखो माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड, बोर्ड पे लिखा हुआ था माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड कॉमा ट्रेंड पर्सन। ट्रेंड पर्सन मतलब उनको एक्सपीरियंस है बहुत, ट्रेंड पर्सन्स, माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड कॉमा ट्रेंड पर्सन्स कॉमा ट्रेंड पर्सन्स फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज, फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्रीज जो हमसे बड़े लेवल पर हैं, क्योंकि हम हमेशा से कैसे रहे, डेवलपिंग, कभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए, आज तक नहीं हो पाए।
तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हमें ऐसी कंट्री में जाकर काम करना चाहिए जो डेवलप्ड है, जैसे कि तुम्हारा अमेरिका, जैसे कि रशिया, चाइना, ऐसी कंट्री में जाकर वो सोचते हैं काम करने की। ठीक है, सोचना भी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अपनी कंट्री का भला चाहते हो तो नहीं सोचना चाहिए। माइग्रेशन ऑफ एजुकेटेड कॉमर ट्रेन्ड पर्सन्स फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज, फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज is a serious problem, is a serious problem from India to developed countries, from India to developed countries is a serious problem, is a serious problem to the process of economic development, to the process of economic डेवलपमेंट। अगर हर एक बंदा ऐसे सोचने लगा, एक कंट्री के अंदर रहने वाले साइंटिस्ट, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, अगर हर व्यक्ति ऐसी सोचने लगा, फिर तो अपनी कंट्री में कोई बचेगा ही नहीं, फिर तो सब ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसी में लिखो, फ्रॉम इंडिया टू डेवलप्ड कंट्रीज इज अ सीरियस प्रॉब्लम टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मुझे बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाएगी? नहीं, डेवलपमेंट जितनी है वहीं पे रुक जाएगी। टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री, टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन डोमेस्टिक कंट्री, इन डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मतलब हमारा देश। ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री आता है अपने लिए और फॉरेन कंट्री आता है विदेश के लिए। इन डोमेस्टिक कंट्री मतलब डोमेस्टिक कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम बन जाती है ब्रेन ड्रेन। तो अगर ब्रेन ड्रेन की समस्या ऐसे ही चलती रही तो डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगी, डेवलपमेंट का प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा जितना है। ठीक है, तो इसी के अंदर एक लाइन और लिख लो लास्ट, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज ब्रेन ड्रेन, this problem is known as, this problem is known as brain drain, this problem is known as brain drain। ठीक है, तो तीसरी प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट की तरफ से या ह्यूमन बीइंग की तरफ से कि हम हमेशा से ना प्लानिंग तो करते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इस साल ये डेवलपमेंट करेंगे, इस साल इस तरह से लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सब्जेक्ट जोड़े जाएंगे, हॉस्पिटल में ये चीजें बनवाई जाएंगी, ये सब होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर क्या होता है, प्लानिंग जो है अधूरी रह जाती है। ह्यूमन बीइंग एक कंट्री के अंदर प्लानिंग तो कर रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अक्सर उनकी प्लानिंग कैसी होती है, इनकम्प्लीट, जिसका सामना लोगों को करना पड़ता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है, कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं लेकिन वो प्लानिंग रह जाती है अधूरी। ठीक है, तो तीसरी समस्या लिखो, तीसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट मैन पावर, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। मतलब प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी काम को करने से पहले उस काम के लिए क्या बना लेना, योजना, प्लान कर लेना। अगर हम किसी काम के लिए प्लानिंग कर लेते हैं तो वो काम अच्छे से किया जा सकता है। और डेफिशिएंट का मतलब होता है कमी, और मैन पावर मतलब हम लोग, ह्यूमन बीइंग, जिसमें गवर्नमेंट भी आती है। मतलब गवर्नमेंट प्लानिंग तो कर रही है लेकिन वो उस प्लानिंग में क्या है, कमी चल रही है, डेफिशिएंट है, वो प्लानिंग पूरी तरह से की ही नहीं गई है, अधूरी प्लानिंग है। और अगर प्लानिंग अधूरी करोगे तो काम कैसे पूरा हो जाएगा? तो इसके लिए लिखना, मतलब कोशिश तो करते हैं, गवर्नमेंट एफर्ट्स तो लगाती है, लेकिन वो एफर्ट्स काफी नहीं है, उनके द्वारा किए गए जितने भी प्रयास हैं वो प्रयास काफी नहीं रहते, हमेशा अधूरे काम किए जाते हैं। आज के समय में भी हॉस्पिटलों की इतनी गंदी पोजीशन हो रही है, स्कूल्स की इतनी बेकार पोजीशन है कि शायद ही वहां पर कोई बच्चा पढ़ पाए, ऐसे हैं, कहीं पे टीचर्स नहीं रहते, तो उनकी प्लानिंग में कमी है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर लिखना नॉट इनफ, यहां पे लिखना है तुम्हें, प्लानिंग के आगे से लिखना है, पहले ये लिखना है नॉट इनफ। तो लिखो नॉट इनफ, इनफ का मतलब होता है काफी, उनके द्वारा की गई कोशिशें कभी भी काफी नहीं रहती, नॉट इनफ।
मतलब जितनी कोशिश करनी चाहिए ना उतनी उन्होंने करी नहीं, हमेशा उनकी कोशिश में कमी रहती है। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड, एफर्ट्स मैंने पहले से लिख रखा है। नॉट इनफ एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास, उनके द्वारा किए गए प्रयास हमेशा कैसे रहे, नॉट इनफ, कभी भी काफी नहीं रहे, हमेशा कम ही पड़े। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड, नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन, हैव बीन मेड, MADE, have been made to maintain डिमांड सप्लाई बैलेंस। मतलब हमेशा से लोगों ने खूब डिमांड करी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई क्या रही है, हमेशा से कम। गवर्नमेंट के पास हमेशा इतनी सप्लाई होती नहीं है जितनी लोगों ने क्या करी है, डिमांड। एजुकेशन लेने वाले लोग बतेरे हैं, लेकिन एजुकेशन देने के लिए स्कूल्स नहीं है। हॉस्पिटल की सर्विस लेने वाले दुनिया भर के लोग हैं, लेकिन उतने हॉस्पिटल नहीं है, और जो हैं वो भी कमाल के। हैव बीन मेड टू मेंटेन डिमांड सप्लाई बैलेंस, मतलब कभी डिमांड हमेशा से ज्यादा रही है और सप्लाई हमेशा से कम रही है। हैव बीन मेड टू मेंटेन डिमांड सप्लाई बैलेंस, डिमांड सप्लाई बैलेंस, हैव बीन मेड टू डिमांड सप्लाई बैलेंस। मतलब बैलेंस का मतलब है जितनी डिमांड हो उतनी गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए, सप्लाई, ठीक है, तब तो बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन ये कभी भी बैलेंस हो ही नहीं पाता है, हमेशा लोग डिमांड ही करते रह जाते हैं। उसका भी एक कारण है ये वाला, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, गवर्नमेंट भी कहां से कर देगी सप्लाई। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, यही तो कारण है इसका। ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, ऑफ द राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, लिख लो। इट रिजल्ट्स इट रिजल्ट्स वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर, इट रिजल्ट्स वेस्टेज ऑफ, बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल, वेस्टेज ऑफ ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन स्किल, मतलब बेमतलब में ह्यूमन पावर भी वेस्ट हो रही है और ह्यूमन स्किल भी, ठीक है। एक लास्ट रीजन लिख लो, आखिरी प्रॉब्लम। अक्सर क्या होता है इंडिया के अंदर, तो ये बात पहले से ही होती है, एक बंदे को कंपनी के अंदर लगा तो दिया जाता है, एक प्रोफेसर को कॉलेज के अंदर फिट तो कर दिया जाता है, एक टीचर को स्कूल के अंदर लगवा तो दिया जाता है, एक हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर को लगवा दिया जाता है, और एक रिसर्च सेंटर में रिसर्च नेस्ट को भी लगवा दिया जाता है। लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो हमेशा से ही कम रहता है, वो इतने एजुकेटेड होते ही नहीं है, स्किल पावर उनके अंदर पहले से ही क्या होती है, कम, लेकिन फिर भी उनको लगवा दिया गया है किसी ना किसी तरीके से। इंडिया के अंदर तो ये चीज बहुत होती है, इसका सामना भी किसे करना पड़ता है, कंट्री को ही करना पड़ेगा। भाई अगर तुम किसी ऐसे कॉलेज में गए हो जहाँ पे प्रोफेसर बिल्कुल कमाल के हैं, जो समझाते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता, तो उसका नुकसान भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मतलब हमें जो नियुक्ति करनी चाहिए, लोगों को जो हम एम्प्लॉयड कर रहे हैं, लोगों को ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं जॉब्स वगैरह, उसके लिए अच्छे खासे प्रोग्राम लॉन्च किए जाने चाहिए, तब जॉब पर लगाना चाहिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया के अंदर आज की डेट में भी आधे से ज्यादा लोग ऐसी पोजीशन पर लगे हुए होते हैं, बड़ी से बड़ी पोजीशन पर, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है, ठीक है। मतलब उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होता है, उनकी जो एजुकेशनल स्टेटस होता है, उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, वो हमेशा से कैसी रही होती है, कम, ठीक है, जिसका सामना भी हमें ही करना पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्स क्रिएट ही नहीं हो पाता है इस वजह से। तो चौथा रीजन लिख लो, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड,
लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, मतलब एकेडमिक स्टैंडर्ड हमेशा से उन लोगों का क्या रहा है, कम। ठीक है, वो हमेशा से वीक रहे हैं। ठीक है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में लिखो वी हैव बीन, डब्ल्यू ई बोर्ड पे लिखा हुआ है, वी हैव बीन ओपनिंग, we have been opening many universities, many universities, मतलब कई सारे विश्वविद्यालय खोले जाते हैं। we have been opening many universities, many universities, comma, unmindful, अनमाइंडफुल मतलब जिनमें दिमाग की कमी है। मत ये नहीं कह रहे कि वो पागल हैं। अनमाइंडफुल का मतलब है जिस लेवल पर उनकी पोजीशन फिट कर रखी है उस पोजीशन से उनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा कम है, उन्हें नहीं होना चाहिए वहां पर। यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर टीचर्स फिट तो कर दी गए, शायद उनके स्टैंडर्ड में कुछ कमी रह गई है। यूनिवर्सिटीज कॉमा अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल ऑफ देयर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, unmindful of their THEIR of their academic standards, unmindful of their academic स्टैंडर्ड्स, मतलब उनका जो एकेडमिक स्टैंडर्ड है वो अनमाइंडफुल है, मतलब उनका लेवल काफी नीचे है और उनको जो पोजीशन दे रखी है वो काफी ऊंची है। ठीक है, तो उनको उस लेवल पर नहीं होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये रिजल्ट होता है फिर। ठीक है, तो लिखो कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, किसको भुगतना पड़ेगा परिणाम, वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को, वहां से जो एजुकेशन लेके निकलने वाले लोग हैं, जितने भी एजुकेटेड पीपल निकल रहे हैं वहां से, वो सब उनकी क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल वही रहेगी जो उन प्रोफेसर्स की थी। तो लिख लो कॉन्सिक्वेंटली वी हैव अ, कॉन्सिक्वेंटली यहां पर लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, मतलब इस बात का परिणाम क्या होगा, परिणाम भी तो हमें भुगतना पड़ेगा। कॉन्सिक्वेंटली वी हैव अ लार्ज आर्मी, वी हैव अ लार्ज आर्मी, लार्ज आर्मी ऑफ, वी हैव अ लार्ज आर्मी, आर्मी मतलब जो सैनिक वगैरह लगे हुए हैं, तैनात हैं। ठीक है, वी हैव अ लार्ज आर्मी ऑफ, हमें ऐसी आर्मी मिल पाती है उन लोगों की वजह से, लार्ज आर्मी ऑफ हाफ बैक, हाफ बैक ग्रेजुएट्स, मतलब उनकी ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाती है, हमें कैसी आर्मी का सामना करना पड़ता है, हाफ बैक ग्रेजुएट्स। तो इनकी वजह से फिर पूरी कंट्री को नुकसान होता है। अब ये तुम देखो एक छोटी सी गलती की वजह से कितने बड़े लेवल पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हाफ बैक ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स, मतलब ना तो उनकी कभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है ना ही कभी अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो बताओ ऐसे लोगों की वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नहीं। इन लोगों की वजह से तो और रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं। मान लो अगर ऐसे बंदे ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी है जहां पर पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स को ही अच्छी नॉलेज नहीं थी, अगर उसको किसी कंपनी में एम्प्लॉयड कर दिया जाए और मशीन को ऑपरेट करने को बोला जाए और उसने मशीन पर काम भी करा, उसने मशीन ठीक करने की कोशिश करी क्योंकि वो इंजीनियर था, लेकिन मशीन कुछ समय के लिए तो ठीक चली, लेकिन एकदम से उसमें कोई एक्सीडेंट हो गया मशीन के अंदर और कुछ वर्कर के हाथ कट गए, तो मुझे बताओ ऐसे प्रोफेसर का फायदा हुआ कुछ जिसने उसको इंजीनियर बनाया था और इंजीनियर ने मशीन ठीक करी और मशीन की वजह से वर्कर्स के हाथ कट गए, सामना किसको करना पड़ा, लेबर को, और लेबर को सामना करने का मतलब है कंपनी को सामना करना पड़ा, और कंपनी को सामना करने का मतलब है प्रोडक्शन लेवल और एफिशिएंसी लेवल कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा, और हो सकता है उस कंपनी को ही बंद कर दिया जाए इतना बड़ा नुकसान होने की वजह से, इतने सारे लेबर के हाथ कट जाए तो। ठीक है, तो तुम देख सकते हो एक छोटी सी प्रॉब्लम और कितना बड़ा नुकसान, तो नुकसान इतना बड़ा है कि हमें उससे सावधान रहना चाहिए। तो मैं यही लिखवा रहा हूं
इसी में लिखना विच रिजल्टेड इन, पोस्ट ग्रेजुएट्स के बाद लिखना है तुम्हें, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लिखना है विच रिजल्टेड इन, विच रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी में क्या आ जाएगी, कमी, रिजल्टेड इन रिडक्शन इन एफिशिएंसी, रिडक्शन का मतलब होता है कमी, बोर्ड पे लिखा हुआ है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एफिशिएंसी, इन नहीं है, एफिशिएंसी में ऑफ है, रिडक्शन ऑफ efficiency and productivity, efficiency and productivity, reduction of efficiency and productivity, efficiency and productivity। ठीक है, तो देखो हमने इतने सारे ह्यूमन कैपिटल को क्रिएट करने के ऑप्शंस पढ़े कि एजुकेशन हेल्प करती है ह्यूमन कैपिटल क्रिएट करने में, हॉस्पिटल प्रोवाइड करने चाहिए, जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लेकिन इतने सारे ह्यूमन कैपिटल तरीकों में एक तरीका सबसे बेस्ट है एजुकेशन। एजुकेशन बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, एवरी फैसिलिटी। ठीक है, इसमें हर तरह की फैसिलिटी हम कह सकते हैं इंक्लूडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो एजुकेशन का इसलिए इस चैप्टर के अंदर अलग से टॉपिक दे रखा है अब, और वो टॉपिक तुम्हारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक ये कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने में। ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप करना है तो उसमें एजुकेशन कैसे हेल्पफुल है, मतलब एजुकेशन का रोल बताना है ह्यूमन कैपिटल के अंदर। वैसे तो इसका बेसिक आइडिया हमने पहले पढ़ लिया, इसका छोटा हेडिंग आया था एजुकेशन का, लेकिन अब तो टॉपिक ही यही है कि एजुकेशन कैसे अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है तो एजुकेशन उसमें कैसे हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं जो कि इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। ठीक है, हेडिंग डाल दो एजुकेशन ब्रैकेट में लिख लेना असेंशियल। असेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी, अनिवार्य, कंपलसरी। मतलब ह्यूमन रिसोर्स अगर क्रिएट करना है तो उसके अंदर एजुकेशन सबसे ज्यादा असेंशियल है, सबसे ज्यादा जरूरी है। एजुकेशन होना तो बहुत जरूरी है, यानी कि मेरा काम बहुत जरूरी है लोगों के लिए, इसका मतलब मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में काफी हेल्प कर रहा हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए लिख लेना असेंशियल कंपोनेंट, ये सबसे जरूरी तत्व है, असेंशियल कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, किसमें माना जाता है, एचआरडी में। ब्रैकेट में लिख लेना, यहां पे लिख लेना फॉर एचआरडी। हाँ, एचआरडी की फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। एचआरडी की फुल फॉर्म अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब हमें बस एजुकेशन के लिए पढ़ना है, तो पहले एक काम करते हैं, एजुकेशन की एक बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। तो एजुकेशन की एक रफ डेफिनेशन लिख लो, नोट के अंदर लिख लो, नोट में लिखो एजुकेशन, और एजुकेशन की एक डेफिनेशन लिखो पहले, फिर शुरू करेंगे कि ये कैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आखिर क्यों इसकी इतनी तारीफ हो रही है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मामले में शिक्षा को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है वो हम देखेंगे। तो एजुकेशन की पहले एक डेफिनेशन लिखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कॉमा ट्रेनिंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग कॉमा ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड लर्निंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग कॉमा ट्रेनिंग एंड लर्निंग, एंड लर्निंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग कॉमा ट्रेनिंग कॉमा
लर्निंग, टू इम्प्रूव नॉलेज। तुम्हारे अंदर नॉलेज तो होती है, लेकिन उस नॉलेज को और इम्प्रूव करने में कौन हेल्प करती है? एजुकेशन, टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप्ड स्किल्स। और तुम्हारी स्किल्स को वो क्या करती है? डेवलप्ड एंड डेवलप्ड स्किल्स। मतलब स्किल पावर तो सब में होती है, किसी भी काम को करने की खासियत या उसको काम को करने का हुनर सब में होता है, लेकिन उस हुनर को और निखारना और बेहतरीन लेवल पर पहुंचाना, उसके लिए हेल्प करती है एजुकेशन, टू इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप्ड स्किल्स। तुम्हारी स्किल्स को वो क्या करती है? डेवलप्ड करती है। बोर्ड पे लिखा हुआ है डेवलप्ड, डेवलप्ड स्किल्स। ठीक है, तो बताओ मुझे, अगर एजुकेशन इतना हेल्पफुल है किसी भी तरह के ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन अगर इतना हेल्पफुल है, तो ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए एजुकेशन में हमें क्या क्या करना चाहिए? तो बताओ, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए ना। तो ध्यान रखना, इंडिया के अंदर एजुकेशन सेक्टर में वाकई में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम आज तक का डाटा उठाएं और उस समय का डाटा उठाएं जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947 के आसपास, तो तुम देखोगे किस तरह से एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई है। आज के समय में लगभग 5 गुना डेवलपमेंट हो गई है एजुकेशन सेक्टर में, चाहे फिर वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे टर्शियरी एजुकेशन हो। हर तरह की एजुकेशन में डेवलपमेंट हुई है, एलिमेंट्री, प्राइमरी भी और हायर एजुकेशन। तो देखते हैं कि एजुकेशन में जो डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर, वो किस प्रकार हुई है। ठीक है, तो एक सब हेडिंग बना देना, इस हेडिंग के लिए एक सब हेडिंग बना दो। हेडिंग है तुम्हारा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है, मतलब भारत के अंदर जितने भी एजुकेशन दिए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं, उनमें किस तरह से क्या हुई है? ग्रोथ। तो पहले तो मुझे बताओ, एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ जरूरी है या नहीं है? या हम ऐसी बात करे चले आ रहे हैं? एजुकेशन सेक्टर में ग्रोथ होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये किसको बढ़ावा देता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को।